हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो हम ये डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ब्रेन ड्रेन जो है वो डैमेज कर रहा है भारत को। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसको लेकर के बहुत ही ज्यादा वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आज इस चैनल पर जो हम वीडियो लेकर के आए हैं वो हम काफी डिटेल एनालिसिस करेंगे कि जो ब्रेन ड्रेन होता है, यानी कि जो आप देखेंगे आज के टाइम पे जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई या फिर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला, ये सारे के सारे इंडियन ओरिजिन है, भारतीय ही है। तो इस वजह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये जो पोटेंशियल भारत में दे सकते थे वो पोटेंशियल यूएसए में दे रहे हैं, और यूएसए आज आप देखोगे तो वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में। तो इस वजह से हम समझेंगे कि वो इंसान तो भारत के हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन यूएस में क्यों है, वो टैक्स यूएस में क्यों दे रहे हैं, तो इससे भारत कितना नुकसान हो रहा है और भारत ऐसा एफर्ट उठा ही क्यों नहीं रहा है कि हम उन चीजों को वापस से ला सके। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे आप तो अपने भाषण में उन्होंने इस्तेमाल भी किया है कि जो ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट है इसको हमको रोकना होगा और इसको हमको वापस से लाना होगा कि ये गेन करा सके हम इस चीज को। तो ये कन्वर्ट करना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज आप देखोगे विश्व में भारत का जो पायदान है पॉपुलेशन में वो टॉप पर है, और इसमें भी जो यंगस्टर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। तो हमको ये जो पॉपुलेशन है इसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। काफी डिटेल्ड वीडियो होगा, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली हाउ इज ब्रेन ड्रेन डैमेजिंग इंडिया। तो यहाँ पर पहला आप देखोगे कहीं ना कहीं हम जब भी बात दिमाग आता है कि भारत किस चीज को एक्सपोर्ट करता है तो हम ज्यादातर ऐसे ही चार्ट्स को देखते हैं जहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह उसको रिफाइन करके, जेम्स एंड ज्वेलरी। लेकिन ये डेटा जो है वो तो गुड्स की बात कर रहा है। व्हाट अबाउट द एक्सपोर्ट एक्चुअली जो हम इंसानों का कर रहे हैं, क्योंकि हम दरअसल इंडियंस खुद एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं और ये कैपिटल को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि गल्फ नेशंस जो है वो ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, रशिया जैसे कंट्री जो है वो डिफेंस वेपन्स को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत जो है वो मैन पावर को एक्सपोर्ट कर रहा है और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और वो मैन पावर जो कि कहीं ना कहीं जिस नेशन में जाते हैं उस नेशन को काफी प्रॉस्पर कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे जो लॉस फेस किया जाता है इंडियन इकोनॉमी के द्वारा वो दरअसल 17 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.41 लाख करोड़ है, यानी कि एनुअल इतने का सिर्फ लॉस होता है। आपको बता दें कि 2021 में सिर्फ आप देखोगे 2021 में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा एजुकेशन के ऊपर, और उस 84,000 करोड़ से आप देखोगे कि लॉस हो रहा है भारत सरकार को 17 बिलियन यूएस डॉलर्स का लॉस हो रहा है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का। यानी कि एक तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन उससे कुछ रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। साथ साथ में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो लॉस फेस किया जा रहा है वो अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो जो रिलायंस कंपनी है उसका डबल आप कर लो, बजाज फिनसर्व का 15 गुना या फिर अडानी जैसे का 28 टाइम्स। आप देखोगे इतना बड़ा जो लॉस सिर्फ एनुअली आपको देखने को मिल जाएगा। जो ये एनुअली इनका टर्नओवर है उसके अकॉर्डिंग ये दिखाता है कि कितना बड़ा जो है वो लॉस एग्जैक्टली में है, इसको हम समझ सकते हैं। साथ साथ में आप देखोगे दरअसल अब इसमें कहीं ना कहीं हमको हिस्टोरी के मतलब कंटेक्स्ट में समझना होगा कि इतिहास में किस प्रकार से चीजें चली हुई हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको पता है देश 1947 में आजाद होता है, पार्टीशन के अलग टेंशंस होते हैं, कम्युनल टेंशंस, इसके साथ साथ आप देखोगे पॉवर्टी, मैल नरिशमेंट और लैक ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार से नहीं होता है, तमाम सारी सुविधाओं को बनाना पड़ता है। और इसीलिए आप देखोगे तो ये डेक्कन क्रॉनिकल का आर्टिकल जो बताता है कि उस वक्त जो पॉवर्टी है देश में वो 80% के आसपास हुआ करता था, यानी कि 250 मिलियन जो लोग हैं वो पॉवर्टी के शिकार में थे, यानी कि 80% सिर्फ पॉवर्टी से जूझ रहे थे, तो उनको निकालना था। इसी के साथ साथ में आप देखोगे नेक्स्ट तो भारत आजाद होने के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो कहीं ना कहीं 32 इयर्स था, जो कि अभी 70 इयर्स के आसपास में है। यानी कि इस पर भी हमने काम करा है। मैसिव लेवल पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत ही कम हुआ करता था, जो लिटरेसी लेवल है वो भी महज 12% हुआ करता था, और आज आप देखोगे 74% पे हम आ चुके हैं, यानी कि 12% का लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कुछ खास नहीं, पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा। इन सभी चैलेंजेस को टैकल करना और आज भारत जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पे आना तो बहुत ही बड़ा ये स्ट्रगल है, आपको पता है। और इसको लेकर के भी हम कई सारे चैनल पे बार बार वीडियोस बनाते हैं और भी हम डिटेल में वीडियोस लाते रहेंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहिए और वीडियोस को प्लीज पूरा देखा करिए और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करिए।
तो नेक्स्ट आप देखोगे अब ये सारी चिंताएं हुआ करती थी। देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डिसाइड किया कि आईआईटीज को बनाया जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये जो आईआईटीज हैं ये स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज होंगे जो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही वो सेक्टर है जिससे ग्रो किया जा सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो, डैम्स हो, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और उसके लिए हमें इंजीनियर्स की जरूरत है और वो इंजीनियर्स जो स्किल्ड हो। तो सबसे बड़ी बात है उसके लिए हमने आईआईटीज को एस्टैब्लिश किया है। और फिर आप देखोगे आईआईटीज बनाए गए। अब आईआईटीज को रिफाइन करके बनाया गया था, उसका एजुकेशन सिस्टम, करिकुलम, हर कुछ को बहुत स्ट्रक्चर तरीके से रखा गया था। इस वजह से जो स्टूडेंट्स आईआईटी में जिनका एडमिशन होता था, जो पढ़ के निकलते थे, वो सिग्निफिकेंट भी होते थे, लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन भी देते थे। तो विश्व में ये किसी ने नहीं सोचा था कि जिस पर कहीं ना कहीं मतलब ऑलरेडी लगभग 45 ट्रिलियन के आसपास का जो ब्रिटिशर्स ने प्लंडर किया, वेल्थ लूट लिया वो इस देश से, आज वो भारत जो देश है वो आप देखोगे कहीं ना कहीं मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है ह्यूमन कैपिटल को उन्हीं नेशंस में। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये किसी ने भी नहीं सोचा था और वो आईआईटीज का ही देन है ना। अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब आईआईटीज के बच्चे, आप देखोगे एक डेटा जो है वो बताता है कि 1953 के बाद से 25 to 30,000 आईआईटीएंस जो है वो सेटल हो गए यूएसए में। अब इसमें आपको समझ में आएगा कि आईआईटी से पढ़ रहे हैं लेकिन सेटल तो यूएस में जाकर के हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं यार वो लोग? क्योंकि सरकार इतना पैसा लगा रही है, फिर आप जाकर के यूएस में क्यों रह रहे हो? तो इसके पीछे का कारण आइए हम समझते हैं। सबसे पहला कारण आप देखोगे 1977 में आता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसको कौन लाता है? मोरारजी देसाई की सरकार जो होती है। तो भारत में जो कोका कोला और आईबीएम जैसी जो कंपनीज है वो बहुत बेहतर काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस एक्ट को आने के बाद में दरअसल जो ये अमेरिकन कंपनीज है इनका ओनरशिप स्टेक जो है वो कम कर दिया जाता है, यानी कि अब ये महज 40% एट मैक्स ओनरशिप हो सकता है। मतलब वो सब कुछ कर रहे हैं और इसके बाद में सडनली गवर्नमेंट बोले कि नहीं 60% ओनरशिप हमारा होगा। यानी कि अगेन ये जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट वाली विचारधारा है, तो भारत क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी शुरू में रहा, सोशलिस्ट विचारधारा पे हम चलते रहे, हम कैपिटलिस्ट पे शिफ्ट नहीं कर पाए। तो इस वजह से आप देखो कि यहाँ सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ और इसके बाद में कोका कोला और आईबीएम जैसी कंपनी जो बहुत अच्छा कर रही थी वो अब विथड्रॉ करना चालू करने लग गई। इसी के साथ साथ में आप देखोगे कि ये एग्जिट ऑफ द एमएनसीज, जहां आप देखेंगे आरबीआई के हिसाब से एटलीस्ट 54 कंपनीज जो हैं वो एग्जिट करने के लिए अप्लाई कर चुकी थी, जिनमें आप देखोगे कोका कोला, आईबीएम, ये सारे जो है वो बड़े बड़े नाम इसमें मतलब ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये इंपैक्ट पड़ा और जब बड़ी कंपनीज जाएंगी तो नौकरियां भी जाएंगी, वो आने वाली नहीं है और फर्दर कोई और कंपनी आना भी नहीं चाहेगी कि यार वहां का तो जो गवर्नमेंट है वो मैनेज कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास तो बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं होगा, तो हम चीजों को कैसे रिफॉर्म्स लाएंगे। तो ये सारी भी बातें होने लग गई। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे दूसरा जो है वो है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये 1969 से 1991 के बीच में लाया गया, जहां पे ये कहा गया कि जो 25% है उससे ज्यादा मार्केट शेयर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी का नहीं हो सकता है। अब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री मतलब अगर आपकी वॉच बनाने में आप माहिर हो, आपकी वो इंडस्ट्री है, तो आपकी कंपनी का 25% से ज्यादा का शेयर नहीं हो सकता है पूरे के पूरे मार्केट में। अगेन ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि आप देखोगे आगे चल करके जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, आज के समय में भी अगर ये होता तो एशियन पेंट्स जैसे जो बड़े बड़े कंपनीज आज निकल के आए हैं, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, ये नहीं निकल के आ पाते क्योंकि अपने सेक्टर में तो मास्टर हैं, लेकिन ये एक्ट की वजह से ये रुक जाते। और इसीलिए 1991 क्योंकि उसके बाद हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स होता है और इकोनॉमी को ओपन किया जाता है। और इस वजह से आप देखोगे टाइटन कंपनी लिमिटेड, जो घड़ी बनाने वाली टाइटन है, वो एक जॉइंट वेंचर करती है टाटा ग्रुप के साथ में और तमिलनाडु के राज्य सरकार के साथ में, क्योंकि वहां सरकार के साथ टाई अप करना जरूरी था, क्योंकि वॉच बनाने की कंपनी उस वक्त हिंदुस्तान मशीन टूल्स करके ही एक थी जो ऑब्सोलीट भी थी। तो इस वजह से टाइटन का एंट्री हो पाता है यहाँ पर। और बाद में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज कि ऐसा कुछ मतलब एक्ट यहाँ पे चल रहा था, तो अब जो बच्चे यहाँ से आईटी से पढ़ रहे थे, जब उनके पास में रोजगार नहीं होगा, कंपनियां भारत में निवेश नहीं करेंगी, तो वो इतना स्किल एक्वायर करके क्या करेंगे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर हम आप जैसे भी लोग होंगे, आप मास्टर हो किसी चीज में, आपको ब्लॉकचेन का बहुत नॉलेज है, लेकिन उससे रिलेटेड जॉब नहीं है भारत में, और आपको यूएसए में लाखों करोड़ों ऑफर किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि इंसान सेटल होना समझेगा, क्योंकि उसके परिवार के हालात भी हो सकते हैं, उसका खुद का भी अपना लाइफ हो सकता है और तमाम प्रकार की चीजें। तो जो एक इंसान एसेट बन सकता था, वो कहीं ना कहीं किसी और कंपनी के लिए टैक्स पेइंग सिटीजन बन जाता है धीरे धीरे। और हमारे यहाँ जो बाकी जो बचते हैं लोग, वो लायबिलिटी बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं वो भी हम अभी देखेंगे। नाउ इसके वजह से जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन है वो बहुत कम हो गया। साथ साथ में आप देखोगे गवर्नमेंट जो है वो स्केल अप भी नहीं कर पाई बिजनेस अपने आप से, तो जॉब क्रिएशन बढ़ भी नहीं पाया।
और इसी के साथ साथ में कोई भी कॉम्पिटिटर्स भी नहीं रहा। तो ये आप देखोगे कि एनफ हाई क्वालिटी जॉब्स भी ये नहीं बना पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स नहीं थे, क्योंकि सरकार जो है वो ज्यादा नियंत्रण कर रही थी, तो प्राइवेट सेक्टर आ नहीं पा रहे थे। तो जो सरकारी कंपनियां थी उनमें बहुत ज्यादा मतलब एक आप देख सकते हो कि होड़ मचा हुआ था कि ठीक है हमारे पास तो है, अभी मतलब कर लेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में मेन जो है देखिए आईआईटीज में भी आप देखोगे, अब आप कहोगे कि ठीक है आईआईटी में मतलब कितने बच्चे जाते हैं, 1% 2%, बाकी तो नहीं जाते हैं जी। फिर बाकी क्यों मतलब भारत छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो क्यों भारत छोड़ रहे हैं? तो ये भी हमको समझना होगा कि इसके लिए देखिए हम क्या कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। अगर हम कंपटीशन में आप यूपीएससी का एग्जाम आप देखोगे वहां पे मतलब 1% से भी कम का सिलेक्शन रेट है, लेकिन उस एग्जाम के प्रोसेस में स्टूडेंट्स अपने आप को नर्चर कर पाते हैं। लेकिन यहाँ अगर एक एंट्रेंस के लिए भी इतना बड़ा कंपटीशन होगा तो फिर स्टूडेंट्स जब एक्सक्लूडेड होंगे तो फिर आता है यहाँ पे मेन एंट्री। आप देखोगे जैसे जेई का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, 10 लाख कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर होते हैं और जिनमें से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं महज 1% जो है वो इसके आसपास का सिलेक्शन होता है। और कुल मिलाकर के ये 10 लाख जो है इनमें से 17,000 कुछ सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी कि आईआईटी में इनका प्लेसमेंट होता है। और भी हम मान लिए कि चलो एनआईटी और बिट्स जैसे जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वो मिलाकर के 1 लाख, बाकी के 9 लाख, बाकी के 9 लाख स्टूडेंट्स का क्या? तो ये बाकी के जो 9 लाख हैं इनमें से जिसके पास पैसा होगा वो फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं और इसके बाद में वो वहां से इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेते हैं और फिर वहां क्योंकि वो डिग्री लेते हैं तो वो कंट्रीज भी ऑफर करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए और फिर वो वहीं काम करके वहीं सेटल होना जरूरी समझते हैं। इसी के साथ साथ में आप देखोगे एक डेटा ये भी बताता है कि 80% ऑफ इंजीनियर्स जो भारत में है वो अनएम्प्लॉयबल हैं। नाउ अनएम्प्लॉयबल का मतलब है कि उनके पास वो स्किल नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। अब या तो वो अगर उनके पास फिर से पैसा है तो वो किसी और कंट्री में जाकर के एक और डिग्री लेंगे, स्किल एक्वायर करेंगे और काम पकड़ लेंगे। लेकिन अगर उनके पास पैसा नहीं है, वो गरीब घर से आते हैं, तो फिर वो इस जाल में फंस के रह जाते हैं और फिर वो कई बार बेरोजगार रह जाते हैं या वो कहीं ना कहीं जो रोजगार मिलता है वो उनके स्किल के अकॉर्डिंग या उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग वो मतलब जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो स्किल नहीं सिखाया गया है। क्योंकि वो 4 साल बीटेक का जो डिग्री वो कर रहे हैं उसमें सिर्फ वो रोट लर्निंग पे फोकस कराया जा रहा है, अभी भी उस पे स्किल्स पे फोकस नहीं कराया जा रहा है, जो कि मेन चैलेंज बनता जा रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो लार्जेस्ट सेंडर है इंजीनियर्स का और साइंटिस्ट का यूएसए में, ऐसा एक रिपोर्ट ने बताया। और साथ साथ में भारत का जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो भी लोवेस्ट है विश्व में। ऐसा नीति आयोग का खुद का रिपोर्ट बताता है कि 0.7% के आसपास हम जो है वो महज R&D पे खर्च करते हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। सरकार को भी ये डेटा को कहीं ना कहीं देखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। इसीलिए एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ये अवेयरनेस हो सके और ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे ही कंटेंट जो है वो आप सब तक लेकर के आ सके। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ है वो दिखाता है आपको कि ब्रेन ड्रेन जो है वो दरअसल किस प्रकार से जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसके हिसाब से जुड़ा हुआ है कि मतलब कितने परसेंटेज ऑफ जीडीपी का खर्च करने पे ब्रेन ड्रेन कम होगा। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम पे आज भी हम मतलब अभी भी कहीं ना कहीं आप देखोगे 2% 2.5% के आसपास में खर्च कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही कम है। मिनिमम हमको 6% के आसपास में यूएसए भूटान जैसी कंट्री कर रहे हैं और आज तो हमको वो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमको मेंटेन करना है कि हम जल्द से जल्द जो है वो चाइना जैसी कंट्री को अगर रिप्लेस करें तो इसके लिए तो हमको अपने ह्यूमन कैपिटल पे ही काम करना होगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें हम एक केस स्टडी देख सकते हैं कि इजराइल जो है वो परफेक्ट एग्जांपल है। इजराइल आप देखोगे तो वॉर टोन कंट्री है, कहीं ना कहीं आसपास के उसके जो नेबर्स हैं उनके साथ उसका लड़ाई वो कन्फ्रंटेशन में होता है। उसके बावजूद भी आप देखोगे इजराइल ने बहुत ही बेहतर काम किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जहाँ पे इंटेल जो है वो मोबिलाई करके एक कंपनी है इजरायली जिनको उन्होंने प्रोक्योर कर लिया है इस डील में। साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डोव मॉरन जो है जो फाउंडर है सिस्टम्स के, ये कंपनी भी जो है वो आगे चल करके सैनडिस्क के साथ में मतलब मर्ज हो जाती है। तो अगेन ये इजरायली कंपनी ही आप देखोगे डोव मॉरन। और नेक्स्ट आप देखोगे गूगल ने एक्वायर कर लिया मैप ऐप, जो कि वेज इसका नाम है अगेन। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि किस प्रकार से अगर आपके पास में स्किल है, अगर आप उस प्रकार से चीजों को बना सकते हो तो उसका अप्रिसिएशन होगा। इस वजह से इजराइल के जो साइंटिस्ट्स हैं वो यूएसए में जाकर के भी सर्व करते हैं। और साथ साथ में आप देखोगे सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट से कुछ सीखना होगा, क्योंकि रेमिटेंसेस के केस में भारत सबसे बड़ा है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो लॉस हो रहा है ये
आई होप कि ये नहीं होगा, सरकार इसको लेकर के स्टेप्स बनाएगी। एजुकेशन सिस्टम इंक्लूसिव होना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए कि किस प्रकार का, अगर 10 लाख इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो सरकार को भी डेटा होना चाहिए कितने सिविल इंजीनियर्स की जरूरत है, कितने मैकेनिकल इंजीनियर्स की जरूरत है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जरूरत है, क्योंकि हर कोई इंजीनियरिंग करेगा तो भी नहीं चलेगा। ये डेटा होना चाहिए कि मार्केट के हिसाब से, जो कि लैक करता है, कि मार्केट में आने वाले समय में कौन से जॉब की जरूरत है, ताकि हम ऑटोमेशन के हिसाब से उन चीजों को प्रेजेंट कर सके, स्टूडेंट्स को भी गाइडेंस मिल सके कि हाँ उनको कौन सा डिग्री करना चाहिए और वो फ्यूचर में कितना ज्यादा सस्टेनेबल होगा। तो ये बेरोजगारी की भी बात नहीं आएगी, देश के लिए एक लायबिलिटी भी बन करके नहीं रहेंगे और बहुत ही बेहतर एसेट होंगे और देश के लिए ही टैक्स पे करेंगे और इससे कहीं ना कहीं सरकार को भी फायदा होगा और आगे चल करके देश का विकास होगा। तो ये हमारा इस वीडियो से मोटिव था। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।